नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ विशेष शुरुआत करते हैं। नेपाल में सरकारों का बदलना कोई नई बात नहीं है, मगर वहां किसी एक गठबंधन का कार्यकाल पूरा करना भी मुश्किल है। 20 महीने के बाद ही नेपाल में एक बार फिर सरकार बदल गई है। अब माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड की जगह केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। गठबंधन में विचारधारा पीछे रहती है और सरकार में शामिल राजनीतिक दल अपने अपने हित साधने में लगे रहते हैं। दूसरों दलों के समर्थन पर टिकी सरकार पर दबाव रहता है, लेकिन प्रतिरोध और समझौता के पहिए से सरकार चलती रहती है। अब केपी शर्मा ओली की पार्टी एनसीपी यूएमएल समर्थन की जगह सरकार का नेतृत्व कर रही है। अब तक विपक्ष में बैठने वाली नेपाली कांग्रेस एनसीपी यूएमएल के समर्थन दे रही है। ये गठबंधन कितने समय तक चलेगा देखने की बात है। नेपाल में अस्थिर सरकार का दौर तभी से शुरू हो गया था जब 1990 में पंचायती व्यवस्था की औपचारिक समाप्ति हुई। नवंबर 1990 में नया संविधान बना और नेपाली कांग्रेस के नेता केपी भट्टराई के नेतृत्व में अंतिम सरकार बनी थी। देश में 1959 के बाद 1991 में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव कराए गए। कुल 205 संसद प्रतिनिधि में से नेपाली कांग्रेस को 112 सीट पर विजय मिली थी। गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेपाली कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते 4 साल से पहले ही ये सरकार गिर गई और देश में फिर चुनाव के लिए बाध्य हो गया। तय अवधि से 18 महीने पहले नवंबर 1994 में फिर चुनाव हुआ, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 1800 सीटें के साथ एनसीपी यूएमएल के मनमोहन अधिकारी अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री बने और 9 महीने बाद ही वो सरकार गिर गई। ये नेपाल में पहली कम्युनिस्ट सरकार थी। इसके बाद सितंबर 1995 में नेपाल कांग्रेस के शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में सद्भावना पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के सहयोग से नई सरकार बन गई। 1999 के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला था, मगर राजा ज्ञानेन्द्र ने अक्टूबर 2002 में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को हटाकर संसद को भंग करके सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली थी। 1991 के बाद राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार से आम लोग दुखी थे। युवा देख रहे थे कि अस्थिर सरकार के कारण आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है और रोजगार के अवसर नहीं खुल रहे हैं। इसी बीच फरवरी 1996 में पुष्पकमल दहल प्रचंड और बाबूराम भट्टराई ने छोटे छोटे कम्युनिस्ट पार्टी समूहों को मिलाकर कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल माओवादी का गठन किया और राजशाही के विरोध सशस्त्र जन युद्ध की घोषणा कर दी। बैंक, सरकारी दफ्तर, स्कूल आदि पर नियंत्रण के साथ माओवादी अपना विस्तार करते जा रहे थे और पश्चिमी नेपाल में उन्हें ग्रामीण लोगों के अच्छी समर्थन मिल रहा था। 1996 से 2006 के बीच सेना और पुलिस के साथ माओवादियों की गोलीबारी रोज की खबर थी। इस जनयुद्ध में लगभग 13,000 लोग की जान चली गई। 2002 के बाद राजनीतिक दलों और राजा ज्ञानेन्द्र के बीच मतभेद उभरने लगे। माओवादी की राजशाही हटाने की मांग और हमले जारी रहे। 24 अप्रैल 2006 में राजा ज्ञानेन्द्र ने भंग हुई संसद को बहाल करने की घोषणा के साथ देश में 7 प्रमुख राजनीतिक दलों के संगठन से देश की एकता और समृद्धि के लिए कार्य करने का अनुरोध किया। नेपाली कांग्रेस के नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने और राजनीतिक दलों के बीच चुनाव कराने और नए संविधान बनाने पर सहमति बनी। नई सरकार ने कुछ ही दिनों के बाद राजा के प्रमुख अधिकारों में कटौती कर दी। 21 नवंबर 2006 को गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व वाली 7 दलों की सरकार और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए और फिर माओवादी मुख्य धारा की राजनीति में वापस लौट आए। नेपाल में लंबे राजनीतिक और सशक्त संघर्ष के बाद 2008 की अप्रैल में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें माओवादी के सबसे अधिक सीट मिले, लेकिन उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मई 2008 में राजशाही की औपचारिक विदाई हो गई और नेपाल को एक संघीय गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। जुलाई 2008 में रामवरण यादव देश के पहले राष्ट्रपति बने। उसी साल अगस्त में माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड मिलीजुली सरकार के प्रधानमंत्री बन गए, मगर मई 2009 में ही प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह 2008 से 2013 के बीच दलों का पाला बदलने का खेल लगातार अलग अलग गठबंधन बने और देश में 4 प्रधानमंत्री बने। 2013 से 2017 के बीच 4 प्रधानमंत्री और 17 के चुनाव के बाद फरवरी 2018 से दिसंबर 2022 तक नेपाल में 3 प्रधानमंत्री बने। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन वाला है। आम चुनाव के बाद जनवरी 2023 में
फिर प्रचंड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन फरवरी 2023 में ही उनकी सरकार ने मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सहयोग वाली गठबंधन सरकार बना ली। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन नेपाली कांग्रेस के सहयोग के कारण सरकार नहीं गिरी। मगर मार्च 2024 में प्रचंड ने एक बार फिर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल से हाथ मिला लिया और प्रधानमंत्री बने रहे। अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल और नेपाली कांग्रेस एक साथ आ गई और फिर नए गठबंधन ने 3 बार के प्रधानमंत्री रहे प्रचंड को सत्ता से बाहर कर दिया है। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउवा 5 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसा लगता है कि देश में कौन कब किसके साथ सत्ता की भागीदारी होगी, इसका कोई वैचारिक आधार या आर्थिक नीति से कोई लेना देना नहीं। 275 सदस्यों वाली नेपाली कांग्रेस अगर आम लोगों की बेहतरी के लिए गंभीर नहीं है तो जनता को उसकी उपयोगिता पर संदेह होगा। राजनीतिक दलों की अगुवाई में लोकतंत्र बहाली आंदोलन, जनयुद्ध, राजशाही का समापन, नया संविधान सब कुछ हुआ, लेकिन नौनो नेपाल के सपने का क्या हुआ? कुछ लोग सोचते हैं कि राजशाही के समापन के बाद राणा परिवार की जगह नए कुलीन सत्ता के प्रतिनिधि बन गए और उनके बीच ही सत्ता का खेल लगातार चल रहा है। इन परिस्थितियों में प्रमुख नेपाली राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे याद करें कि 1991 से 2006 के बीच उन्होंने आम लोगों को किस तरह का नेपाल बनाने का वादा किया था। नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। सत्ताधारी दल खुलकर भ्रष्टाचार में शामिल है, लोग परेशान हैं, मगर लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए नेता एक नई तरह की राजशाही चला रहे हैं। अस्थिर राजनीतिक गठबंधन और अल्पकालीन सरकारों के अनुभव के साथ लोकतांत्रिक देश इस प्रस्तावना पर या इस प्रावधान को अपना सकता है कि कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। हमारा खबर यहीं समाप्त हुआ। अगर किसी तरह की कोई बात, कोई समस्या, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, हम जरूर उसकी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।